जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो के में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी, यानी जीरो जानकारी होगी। जिस फोर्स के बारे में आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में कुछ ऐसे पॉइंट है जिनकी आपका जो जानकारी का जो लेवल है बिल्कुल जीरो है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे या कहीं पे भी नहीं अवेलेबल होगी, ना कहीं गूगल पे मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां आप देख लीजिए। आप अगर इनके बारे में जानते हो तो मेरे को वीडियो के एंड में बता दीजिए कि सर हम पहले से इनके बारे में जानते हैं। तो चले इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कौन कौन सी जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। पहली है एनपीएस की। एसएससी जीडी में जो एनपीएस है उसका क्या मतलब है, कैसे मिलता है एनपीएस, किस प्रकार से इसकी जो सेवाएं मिलती है। रिलेशन, यानी जिसके फादर मदर कोई भी फोर्स में है जीडी में, उनको क्या रिलेशन मिलता है, किस प्रकार से वो रिलेशन मिलता है, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद में ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो किसी फोर्स की या जब ट्रेनिंग में चले जाओगे तो आपको अगर कोई इंजरी हो गई, चोट लग गई, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से। कई बार बच्चे ट्रेनिंग में चोट वोट लगने से, बीमार होने की वजह से नौकरी छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं, तो उनके लिए भी इस वीडियो में जानकारी है। अदर एग्जाम, यानी आप डिपार्टमेंट एक बार ज्वाइन करने के बाद में जब अदर एग्जाम देते हो तो उनमें कितना % छूट मिलती है, क्या कोटा मिलता है, किस प्रकार से आपको आरक्षित किया जाता है, या किस प्रकार से आप स्पोर्ट को छोड़ के दूसरी फोर्स या दूसरे एग्जाम फाइट करके वहां पर जॉब कर सकते हो। पे स्केल, यानी जो आपकी पे है वो किस आधार पे बनती है, अलग से पे में क्या क्या मिलता है उसके बारे में। नॉर्मल पे स्केल तो आप सभी को पता है कि ऐसे जीडी का क्या है। यूनिफॉर्म, यानी हर एक फोर्स की जो यूनिफॉर्म है उसके बारे में, कौन सी यूनिफॉर्म कब पहनी जाती है और वो किस प्रकार से होती है, इसके बारे में 6 जो टॉपिक है इन सभी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, एनपीएस के बारे में। एनपीएस का मतलब है न्यू पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन सिस्टम। ठीक है, ये ओपीएस को बंद करके लाया गया है। ओपीएस यानी ओल्ड जो पेंशन सिस्टम था, जो आर्मी डिफेंस में अभी भी मिलता है, यानी आर्मी नेवी एयरफोर्स में अभी भी जो पेंशन मिलता है वो ओपीएस पेंशन सिस्टम है, यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम या सिस्टम है उसके आधार पर 2004 में इसको बंद करके एनपीएस लाया गया। लाडलो एनपीएस के माध्यम से आप सभी को सुना होगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में, यानी जो भी एसएसजीडी के द्वारा भर्ती होते हैं, इनमें पेंशन नहीं होती। पेंशन होती है लेकिन किस आधार पर होती है, एनपीएस के रूप में होती है। ओपीएस के रूप में क्या हुआ है, बंद होगी। ओपीएस के आधार पर केवल 3 ही फोर्स को मिलती है, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। बाकी सबको क्या मिलती है, एनपीएस। एनपीएस में क्या होता है कि आपका प्रति महीना खुद का पैसा जमा होता है। कहने मतलब हर महीने आपकी जो सैलरी होता है उसका 10% पैसा जमा होता है और 10% ही उसमें गवर्नमेंट मिलाती है। तो ये दोनों मिलकर आपकी जो सैलरी है वो बनती रहती है इससे, यानी 10% आपका जमा होगा, 10% गवर्नमेंट मिलाएगी। कितना हो गया, 20% वो जमा होता रहेगा हर महीने। जब आप 20 साल की सर्विस कर लोगे तब वो पैसा जमा होके आपको एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसमें कंडीशन होती है, अगर आप 40% पैसा लेते हो तो आपको 60% की पेंशन मिलती रहेगी जिंदगी भर। अगर आप 60% पैसा लेते हो तो आपको 40% की पेंशन मिलती रहेगी जिंदगी भर। इसमें और भी कंडीशन होती है, आप पे डिपेंड करता है कि आप केवल पेंशन खुद लेना चाहते हो या आपके अगर दुनिया छोड़ने के बाद में आपकी वाइफ भी ले, तो उस कंडीशन में % ऑफ ब्याज में 7% भी रहता है और 5% भी रहता है। इस पे आधारित करती है एनपीएस। तो पेंशन सिस्टम तो है लेकिन ओपीएस के बजाय ये बहुत ही कमजोर है। जो ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम में जो सुविधाएं थी, जैसे इंक्रीमेंट थे, उसमें सालाना पेंशन बढ़ना और जितना आखिरी पेमेंट रहता है उसका आधा पेमेंट मिलना, लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है। ओपीएस में क्या होता था कि अगर आप जब नौकरी छोड़ते हो तब मान लो आपकी पेमेंट 36,000 है तो आपकी पेंशन कितनी हो जाती थी, 18,000। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस में जितना पैसा आपका जमा होगा उसके आधार पर, आपके विड्रॉल के आधार पर आपकी पेंशन बनेगी, ना कि आपके पेमेंट के आधार पर। ठीक है, तो ये है एनपीएस। मोटा मोटा मैंने बता दिया, बाकी डिटेल में भी आपको बताऊंगा। तो एनपीएस यानी पेंशन तो है लेकिन ओपीएस जितनी अच्छी पेंशन नहीं है। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो ओपीएस में बहुत अच्छी, जैसे मैंने बोला उनकी पत्नी को भी मिलती है पति खत्म हो जाने पर। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एनपीएस में ऐसा नहीं है। इसका चुनाव आपको खुद को करना पड़ता है। तो पेंशन तो है लेकिन कौन सी है, एनपीएस है। चलिए जी आगे, रिलेशन। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में कॉल मैसेज आते हैं कि सर मेरे फादर एयरफोर्स में, सॉरी बीएसएफ में, मेरे फादर सीआईएसएफ में, तो उनके बोलते हैं कि सर हमको रिलेशन मिलेगा एज में या इस वैकेंसी में, ऐसे जीडी में कोई भी रिलेशन मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं रिलेशन मिलता है, लेकिन किसको मिलता है, अनुकंपा को। अनुकंपा क्या होता है, यानी जिसके फादर या मदर फोर्स में रहते हुए वहां ड्यूटी के दौरान
एक्सपायर हो जाते हैं किसी नॉर्मल रीजन से या शहीद हो जाते हैं, इन दोनों ही कंडीशन में उनको परिवार को नौकरी दी जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अनुकंपा बोलते हैं। तो उनको रिलेशन मिलता है अनुकंपा वालों को, इनको फिजिकल पास करना होता है, केवल पेपर पास नहीं करना होता, ठीक है, एक नॉर्मल सा फिजिकल होता है जो इनको क्या करना रहता है, पास करना रहता है, पेपर पास करने की इनको जरूरत नहीं होती, उनको रिलेशन मिलता है। बाकी जितने भी बच्चे जो एसएससी जीडी के थ्रू जा रहे हैं उनको कोई भी छूट नहीं मिलती है, ठीक है, उनको कोई भी छूट नहीं मिलती है। तो ये आपके फादर कोई सी भी फोर्स में हो, आपको 1% भी छूट नहीं मिलेगी, ना तो एज में और ना ही एग्जाम में, किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी। रिलेशन किसको मिलेगा, केवल अनुकंपा वाले को मिलेगा। चलिए जी आगे, ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारे बच्चे जो अभी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं या 2018 बैच वाले जो बच्चे लगे हैं, जो मेरे को जानते हैं, काफी उनके मैसेज आते हैं। एक दो बच्चे के ऐसे भी केस सामने हैं जो ट्रेनिंग में बीमारी होने की वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ दी, अब वो वापस ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको क्या टर्मिनेट कर दिया गया है, ठीक है। और 3 साल से पहले अगर आपको टर्मिनेट कर दिया, यानी आपकी सर्विस 3 साल नहीं हुई, इससे पहले अगर आपको टर्मिनेट कर दिया तो फिर आपको मुश्किल हो जाती है वापस ड्यूटी ज्वाइन करने में। अगर 3 साल हो जाता है तो उसके बाद में थोड़ा सा आसान हो जाता है, नहीं तो अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ट्रेनिंग में लाडलो क्या खास बात मैं बताऊं, अगर ट्रेनिंग में आपको इंजरी हो जाती है तो आपको कभी भी नौकरी नहीं छोड़ती। अगर आपके पैर में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, तो आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना कि मैं घर चला जाऊं या ऐसा कर लूं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक 2017 बैच का मेरा साथ का लड़का है, ठीक है, उसको ट्रेनिंग में, मेरे साथ का लड़का, उसके एक पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, पैर में प्रॉब्लम हो गई थी और जिसके बाद में 3-4 महीने बाद में वो ट्रेनिंग नहीं कर पाया था। वो 3-4 साल तक फोर्स में ही रहा, ट्रेनिंग नहीं कर पाया, ग्रुप सेंटर में रहा। लास्ट में उसको 32 लाख रुपए नगद और 18,000 रुपए प्रति महीना पेंशन करके रिटायरमेंट भेज दिया। 32 लाख रुपए नगद और 18,000 रुपए प्रति महीना से क्या कर दिया, पेंशन भेज दिया, और एक विकलांग सर्टिफिकेट भी बना दिया जिसके माध्यम से वो दूसरी नौकरी भी कर लेगा, ठीक है। जबकि ट्रेनिंग का जो आप जो फॉर्म पे साइन कराया जाता है उसमें साफ साफ लिखा रहता है, अगर ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी भी प्रकार की चोट या हानि होती है उसकी जिम्मेदारी ग्रुप जो आपका जो डिपार्टमेंट है वो नहीं लेगा। लेकिन अगर आप वहां पे बने रहोगे तो आपको फायदा 100% होगा। ये जानकारी आपको नहीं होगी तो इस जानकारी को आप ले लीजिए लाडो। अगर ट्रेनिंग में आपको किसी प्रकार की चोट या कोई भी नुकसान हो जाता है तो आपको ट्रेनिंग सेंटर नहीं छोड़ना है। आपको चाहे किसी भी बल से, जब तक आपको बल खुद धक्के देके बाहर ना निकाले तब तक नहीं निकलना, अपने हाथ से लिख के नहीं देना है। अगर बल निकालेगा तो आपको ये सारी सुविधाएं करके भेजेगा, क्योंकि कोई भी बल नहीं जाता उसका जवान को ऊपर मुसीबत आए। अगर आप ज्वाइन कर लिए तो आप उस बल के जवान, ठीक है। आपको नहीं पता होगा जानकारी, पता है तो बता दी। चलिए, अदर एग्जाम, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एक बार हम फोर्स में ज्वाइन करने के बाद में क्या हमको दूसरे एग्जाम जब देंगे तो उसमें क्या छूट मिलेगी, और छूट मिलेगी तो कितना % छूट मिलेगी, या क्या आरक्षित सीटें होगी देखिए एक्स सर्विसमैन की होती है। तो मैं आपको बता दूं वो छूट ऐसे नहीं मिलती है। छूट मिलेगी कब, जब आप 20 साल सर्विस कर लोगे, ना कि लगते ही। जब आप कम से कम 20 साल सर्विस करके रिटायरमेंट आते हो तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के लिए भी आरक्षित सीटें की, जैसे आबकारी विभाग है, जंगल विभाग है, ठीक है, जेल विभाग है। बहुत सारे स्टेट में जेल विभाग में भी उनकी आरक्षित सीटें की जाती है, ठीक है। बैंक है, ठीक है, इनमें गार्ड की जो सीटें होती है वो आरक्षित, लेकिन वो कब की जाती है, 20 साल की नौकरी करने के बाद में। ना कि आप आज नौकरी करें कल दूसरे एग्जाम दोगे तो उसमें कोई छूट मिलेगी, नहीं, उसमें कोई भी छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। ये 20 साल की आपकी सर्विस करके आप एक लीगली तौर पे अगर रिटायरमेंट आते हो तब ये सुविधाएं आपको मिल जाएगी। पे स्केल के बारे में नॉर्मल आप सबको पता है, एसएसजी का भी जो पे स्केल है आज 21,700 में आप लगने वाले हो, और ये पे स्केल बढ़ता रहता है। लेकिन बाद में कैसे बढ़ता है, किस पे डिपेंड करता है, तो मैं आपको बता दूं, हर एक फोर्स की जो पेमेंट होती है महीने की वो अलग अलग होगी, ठीक है। पे स्केल सभी का समान होगा लेकिन पेमेंट क्या होगी, अलग अलग होगी। उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि हार्ड एरिया के वाइज रिस्क अलाउंस डिवाइड होता है कि इस एरिया का इतना रिस्क अलाउंस है, इस एरिया का इतना रिस्क अलाउंस है। जिस प्रकार की आपकी ड्यूटी होगी उस प्रकार का ही आपको पैसा मिलेगा। अगर आप कश्मीर में ड्यूटी कर रहे हैं काफी अच्छा पैसा मिलेगा, अगर आप दिल्ली में ड्यूटी कर रहे हैं तो नॉर्मल पैसा। यानी ड्यूटी किस पे डिपेंड करेगा, आपकी जो सैलरी का एक्स्ट्रा पैसा है वो डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन पे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है पे। चलिए जी, वर्दी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हर एक फोर्स की 2-2, 3-3 वर्दियां, ऐसा क्यों। देखो, एक वर्दी होती है कॉम्बैट
एक होती है खाकी, एक होती है खाकी। खाकी खाकी को सरमोनियम ड्रेस भी बोला जाता है। इसमें सरमोनियम यानी जब भी परेड वरेड है उस समय खाकी वर्दी ही पहनी जाती है, और कॉम्बैट पहनी जाती है ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए। इसके लिए ऑपरेशनल ड्यूटी, या जहां पे ड्यूटी कॉम्बैट, कहां पे ड्यूटी, कॉम्बैट का मतलब होता है गुत्थम गुत्था लड़ाई। कॉम्बैट ड्रेस क्यों बोलते हैं? कॉम्बैट का मतलब होता है गुत्थम गुत्था लड़ाई, यानी लड़ाई के समय पहनने वाली वर्दी कौन सी है? कॉम्बैट। यानी ऐसे एरिया जहां पर रिस्क बना रहता है, या जहां पर कभी भी अचानक अटैक हो सकता है, या जहां पर हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, यानी हार्ड एरिया रहता है, ठीक है, तो वहां पर हमेशा कौन सी ड्रेस पहनी जाती है? कॉम्बैट। और खाकी कहां पर पहनी जाती है? जैसे परेड हो गई, सरमोनियम ड्रेस हो गया, या सलामी देने के लिए, या जैसे किसी सिटी में अगर ड्यूटी कर रही है कोई भी फोर्स, तो वो अपनी खाकी ड्रेस वहां पर पहनेंगे लाड, ठीक है। वहां पर खाकी ड्रेस का ज्यादा प्रयोग होता है। सबका खाकी ड्रेस होता है, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है सबकी एक खाकी ड्रेस होती है, और एक एक कॉम्बैट ड्रेस होती है। इसके अलावा कमांडो की अलग अलग ड्रेस होती है, जैसे ब्लैकेट कमांडो की अलग है, ब्लैकेट की अलग है, कोबरा की अपनी खुद की है, आरएएफ की अपनी खुद की है, एनडीआरएफ की अपनी खुद की है, ठीक है। तो सबकी अलग अलग वो ड्रेस है, वीआईपी फोर्स की अपनी अलग ड्रेस है। लेकिन जो मेन जो ड्रेस है कॉम्बैट और खाकी, तो कॉम्बैट कहाँ पहनी जाती है? जहाँ पर ऑपरेशनल ड्यूटी होती है, या जहाँ पर जैसे कश्मीर में जैसी जगह है जहाँ पर हर समय लड़ाई का माहौल रहता है, तो वहाँ पे कौन सी ड्रेस पहनी जाती है लाडो? कॉम्बैट ड्रेस पहनी जाती है। और सिटी में या कैंप के अंदर कौन सी ड्रेस पहनी जाती है? खाकी ड्रेस पहनी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको शायद इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। साथ में एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कमांडो अकेडमी प्ले स्टोर से आप कमांडो अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एसएससी जीडी का पूरा कोर्स आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। अभी जाइए तुरंत और परचेज कर लीजिए, और पूरी एसएससी जीडी की तैयारी करिए लाड।